बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बेसिस एंड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, यही जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी देखा था, लेकिन वो था फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज़ के हवाले से। ठीक है, जो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ये कौन सा होगा, ये होगा सेकंड ऑर्डर ओडीईज़ के हवाले से। जो फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज़ की अगर बात करें, वहाँ पर हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दो इक्वेशंस के ऊपर मुश्तमिल होता था। फर्स्ट ऑर्डर ओडीईज़ में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दो इक्वेशंस पे मुश्तमिल होता था। कौन सा? पहली इक्वेशन हमारी गिवन ओडीई, यानी कि y प्राइम प्लस के वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, समथिंग लाइक दैट। एक इक्वेशन कौन सी है? ओडीई। और दूसरी इक्वेशन ये y एट x ज़ीरो इज़ y नॉट, यानी कि इस तरह की कंडीशन होती थी, y एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू -3, समथिंग लाइक दैट। तो ये दो इक्वेशंस मिलकर क्या बनाती थी? हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब ये इनिशियल वैल्यू किस लिए इस्तेमाल करते थे हम जब अपनी ओडीई को सॉल्व करते थे तो किस तरह करते थे? इंटीग्रेट करके। जब हम इंटीग्रेट करते थे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया करता था। वो जो इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ होती थी उसको हम कहते थे जनरल सॉल्यूशन। अब इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर से जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता था उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये इनिशियल कंडीशन यूज़ करते थे, और उस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करने के बाद जो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता था उसकी कोई वैल्यू आ जाती थी। मैं मिसाल के तौर पर c इज़ इक्वल टू 3.5 या -8 पॉइंट समथिंग, तो c एक नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाता था और उस सोल्यूशन को हम क्या कहते थे? पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब इन्हीं आइडियाज़ को हम यूज़ करते हैं सेकंड ऑर्डर ओडीईज़ के लिए। तो जो हमारी सेकंड ऑर्डर ओडीईज़ होती हैं उसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है ना, वो तीन इक्वेशंस पे मुश्तमिल होगा। हमारा जो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस ओडीई प्रॉब्लम है वो तीन इक्वेशंस पे मुश्तमिल होगा। पहली इक्वेशन हमारी ओडीई, ठीक है, पहली इक्वेशन कौन सी होगी? हमारी ओडीई। बाकी दो इक्वेशंस कौन सी हैं? एक हमारी इनिशियल कंडीशन है विदाउट डेरिवेटिव, ये देखो ये y है, y प्राइम नहीं है। दूसरी इक्वेशन ये हमारी इनिशियल कंडीशन विदाउट डेरिवेटिव वाली, और तीसरी इक्वेशन हमारी ये एक और इनिशियल कंडीशन, कौन सी? डेरिवेटिव वाली। अब यहाँ पर नोट करने वाली एक और चीज़ वो ये कि ये जो हमारी x वैल्यू होती है, ये x, ये विदाउट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में भी और डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में भी, दोनों में ये सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना x की बात हो गई। अब y की बात करते हैं। y डिफरेंट हो सकता है। y क्या हो सकता है? डिफरेंट। यहाँ पर अगर एक मिसाल के तौर पर -7 पॉइंट समथिंग है तो यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग हो सकता है। तो ये दो इक्वेशंस और एक ओडीई, ये मिलके हमारा क्या बनाते हैं? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर सेकंड ऑर्डर ओडीई। अब ये दो हमारे पास जो है ना क्यों हैं इनिशियल कंडीशंस? उसकी वजह यह है कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर ओडीई होती है उसको हम क्या करेंगे? 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे। जो सेकंड ऑर्डर ओडीई है उसको जब एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर ओडीई में कन्वर्ट होगी और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब उस फर्स्ट ऑर्डर ओडीई के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑर्डर जो आपकी इनिशियल कंडीशन है इसको यूज़ करेंगे, यानी x की जगहों पे x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, y की जगहों पे y की, यानी y प्राइम की जगह पे y प्राइम की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है पर्टिकुलर सोल्यूशन वाली, ये कौन सी है? हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। इसको एक और दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे
तो एक और दफ़ा जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास अगेन एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, उसके अंदर हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और अपनी पर्टिकुलर सोल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर ODE हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना पड़ता है। एक दफ़ा इंटीग्रेट करने से सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में बन जाएगी और दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करने से फर्स्ट ऑर्डर से सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 दफ़ा इंटीग्रेट करने की वजह से 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते हैं हमारे पास और हमें 2 इनिशियल कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ना जनरल सोल्यूशन है। ये हम अभी जो है ना पिछले लेक्चर के अंदर भी पढ़ कर आए हैं कि हमारा जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल होता है फर्स्ट ऑर्डर कि होमोजीनियस लीनियर ODEs का जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि जो हमारे पास 2 सोल्यूशन होते हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है हमारा सोल्यूशन। अब इसके अंदर देखो 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, एक C1 और एक C2। इनको फाइंड करने के लिए 2 इनिशियल कंडीशंस चाहिए होंगी हमें। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो थियोरेटिकल चीज़ें थोड़ी सी मैंने डिस्कस की हैं, ये समझ आई हैं? पहले तो ये बताओ। यस सर। ओके, अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि ये कंडीशन का क्यों यूज़ होती है और ये क्यों यूज़ होती है, ये अब समझ आ जाएगी एग्जांपल सॉल्व करने के बाद। ये देखो वो कहता है कि सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल प्राइम प्लस y इज़ इक्वल टू 0। पहली इनिशियल कंडीशन विदाउट डेरिवेटिव वाली वो है y एट x इज़ इक्वल टू 0 इज़ 3 और दूसरी y प्राइम एट x इज़ इक्वल टू 0 इज़ माइनस 0.5। अब ये वाली जो है ना हमारे पास ODE, ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर भी सॉल्व करके आए थे, ठीक है ना। उसके अंदर उसने खुद बता दिया था हमें कि इस ODE का जो पहला सोल्यूशन है वो sin x है और दूसरा सोल्यूशन cos x है। ये देखो, ये मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एग्जाम्पल 1 की तरफ। उधर मैं आपको दिखा देता हूँ कि sin x और cos x हमने 2 इसके यूज़ किए थे सोल्यूशन। ये देखो, ये एक sin x था और एक cos x था, तो उसकी बेस पे हमने क्या किया था, हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था sin x और cos x का। तो इसको कह लो C1 sin x प्लस C2 cos x, या यूँ कह लो कि C1 cos x प्लस C2 sin x। लीनियर कॉम्बिनेशन किसी तरह भी बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो, ये हमारा क्या था, सोल्यूशन था। यही हम एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ये देखो इस इक्वेशन के अंदर अब ये हमारी ODE क्या है, y डबल प्राइम प्लस y इज़ इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इनिशियल कंडीशन, ये हमारी सेकंड इनिशियल कंडीशन। अब हमें ये पता है कि जो सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर ODE होती है उसका जो जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, y इज़ इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशंस। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास ये y वाली इक्वेशन है विदाउट डेरिवेटिव, ये सोल्यूशन है डायरेक्ट हमारे पास। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर ODE है वो नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑर्डर ODE के अंदर पुट करने वाली इनिशियल कंडीशन भी हमारे पास मौजूद है। इसको अब दूसरे तरीके से भी देख लो कि ये हमारे पास है सोल्यूशन किसका, इस ODE का। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम ये वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास x की एक वैल्यू, y की एक वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 और y की क्या है 3। तो ये देखो ये हमारे पास आ जाएगा 3, y क्या हो जाएगा 3। ये देखो यहाँ पे y 3 है तो y क्या हो जाएगा 3 और x क्या होगा 0। तो ये 3 है, ये 0 है, cos 0 1, 1 इंटू C1 C1। तो ये वाला जो है ये C1 बन गया, ये 3 बन गया, और ये क्या होगा sin 0 इज़ 0, 0 इंटू C2 0। तो देखो कौन सी वैल्यू आई C1 की, कि C1 इज़ इक्वल टू 3। लेकिन C2 की वैल्यू तो हमारे पास आई नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेकंड इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, ये फर्स्ट ऑर्डर ODE चाहिए होगी। किस तरह करेंगे, इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। तो ये y
का डेरिवेटिव y प्राइम, c1 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस ये आ गया, c2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब इस ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है फर्स्ट ऑर्डर ODE है, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसके अंदर हम ये सेकंड इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे डेरिवेटिव वाली। तो x 0 है, y माइनस 0.5 है, सॉरी ये y प्राइम है, ये y प्राइम क्योंकि y प्राइम है ना, तो y प्राइम कितना है माइनस 0.5। अब y प्राइम माइनस 0.5 यानी ये वाली क्या हो गई माइनस 0.5। अब x क्या है, x की जगह क्या पुट करना है 0, तो साइन 0 0 0 इंटू माइनस c1 0, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी 0 हो गई। माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0 प्लस c2 cos 0, cos 0 क्या होगा 1, 1 इंटू c2 c2, तो c2 इज इक्वल टू माइनस 0.5, c1 3 था और c2 माइनस 0.5 है। तो ये देखो कि हमें दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस को फाइंड करने के लिए दो इनिशियल कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब कि अगर हम जो ना अपनी इनिशियल कंडीशन ये वाली यूज़ करते हैं तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि c1 कितना आ जाता है 3। उसके बाद जब हम ये वाली इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं डेरिवेटिव वाली, तो हमारे पास c2 कितना आ जाता है माइनस 0.5, c1 3 c2 माइनस 0.5। अब ये दो वैल्यूज़ हम कहाँ पुट करेंगे, अपने जनरल सॉल्यूशन के अंदर, अपने जनरल सॉल्यूशन के अंदर। c1 3 है, c2 माइनस 0.5 है, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 3 cos x माइनस 0.5 sin x। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ये देखो y इज इक्वल टू 3 cos x माइनस 0.5 sin x, ये हमारा क्या आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सॉल्व। ये एग्जाम्पल समझ आई है? यस सर। कोई और अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो पूछो इस एग्जाम्पल में से, या आगे हमारे पास क्या चीज़ क्या चीज़ अगर हमारे पास तीन सॉल्यूशन हो होमोजेनियस नहीं हो गए तो तीसरा ऑर्डर पे पहुंचना, तीसरा नॉर्मली नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। सेकंड ऑर्डर ODE है, इसके दो ही सोल्यूशन होंगे। तीसरा जो है ना वो फिर हमारा बन जाता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला प्रॉब्लम कहलाता है। वो अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो एक टॉपिक आपका अलग से, उसका नाम है थ्योरम ऑफ एग्जिस्टनेस एंड यूनिकनेस। तो वो उसके अंदर हम जो है ना अभी देखेंगे। अभी फ़िलहाल यही जहन में रखो कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो ओवर डिटरमिन्ड प्रॉब्लम होता है हमारा। तो नॉर्मली यही होता है कि हमारे पास दो ही होते हैं। हाँ, अगर थर्ड ऑर्डर ODE हो तो तीन होंगे, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन भी फिर तीन दी हुई होंगी, एक विदाउट डेरिवेटिव वाली, एक फर्स्ट डेरिवेटिव वाली, एक सेकंड डेरिवेटिव वाली इनिशियल कंडीशंस। वो तीन पुट करेंगे तो हमारे पास तीन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी, किसने पूछा था क्वेश्चन? ठीक है, आगे चलें अब। यस सर। ओके, अब ये देखो कि जो हमारा सॉल्यूशन है y1 और y2, ठीक है, इसके बारे में अब हम ये देखना चाहेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए सॉल्यूशन हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक सॉल्यूशन हमारा cos x है तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास 3 cos x हो, तो ये किस तरह का प्रॉब्लम बन जाता है? ये बन जाता है कि y1 इज इक्वल टू 3y2, यानी एक सॉल्यूशन दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी एक सॉल्यूशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। ठीक है, या ये नंबर लेस देन 0 भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर कि एक सॉल्यूशन y1 जो है वो माइनस 11.3 टाइम्स दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है हमारे पास। तो ये पता किस तरह चलेगा कि हमारे पास ये दो सॉल्यूशन जो हैं ये जो है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं?
वो कैसे पता चलेगा? ये जो हमारा सोल्यूशन होता है, एक y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू कॉज एक्स और दूसरा फर्ज कर लो है हमारे पास k कॉज एक्स। अब ये देखो ये y2 कैसे आ रहा है हमारे पास, ये y1 को अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा y2, यानी कि हमारा y2 डिपेंड कर रहा है y1 के ऊपर, ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है इस फंक्शन के ऊपर। तो ये क्या हो गए, डिपेंडेंट फंक्शंस हो गए। तो ये ठीक है। अब किस तरह पता लगाएं, उसका तरीका ये है कि एक सॉल्यूशन को दूसरे से डिवाइड कर दो, बेशक y1 ओवर y2 कर दो, बेशक y2 ओवर y1 कर दो। अगर आपके पास आंसर एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि ये डिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन अभी नहीं है, ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। हमें चाहिए होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो किस तरह होगा कि y1 को y2 से डिवाइड करो या y2 को y1 से डिवाइड करो तो एक फंक्शन ऑफ x आ जाएगा हमारे पास। वो कांस्टेंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वो तो फंक्शन ऑफ x होगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन के जिनमें एक सॉल्यूशन को दूसरे से डिवाइड करें तो हमारे पास कांस्टेंट ना आए बल्कि एक फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे दोनों सॉल्यूशन जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन है। फिर हम क्या करेंगे, हम अपना जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे कि y इज इक्वल टू c1 y1 प्लस c2 y2, इस फॉर्म के अंदर लिख देंगे, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अब अगर फ़र्ज़ करो कि हम ये कहते हैं कि हम इस तरह के सॉल्यूशन भी ले सकते हैं कि y1 इज इक्वल टू कॉज एक्स और y2 इज इक्वल टू k कॉज एक्स, हम कहते हैं कि ये सॉल्यूशन भी हमारा चलेगा भाई। तो क्या होगा, अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो, यानी एक सॉल्यूशन जो है वो दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो भी हम सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अगर इस तरह करेंगे तो ये गलत होगा, गलत सॉल्यूशन होगा। क्यों? इसकी रीज़न देखो कि y इज इक्वल टू c1 कॉज एक्स, ये देखो y1 की जगह क्या आ गया कॉज एक्स, प्लस c2 y2 क्या है k कॉज एक्स है हमारे पास, ठीक है। अब इस इक्वेशन में से cos x को निकाल लो कॉमन, जब cos x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इधर आ जाएगा c1 और प्लस इधर आ जाएगा c2k, तो ये बन जाएगा c1 प्लस c2k और कॉमन क्या निकला हुआ होगा cos x। तो c1 प्लस c2k ये अगेन एक नया कांस्टेंट होगा, उसको हम कह देते हैं कैपिटल C, ठीक है। अब ये देखो कि हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना रह गया, एक। हमारे पास तो दो इनिशियल कंडीशंस दी हुई होती हैं, तो ये एक कांस्टेंट वाली इक्वेशन है, ये तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑर्डर ODE थी ही नहीं। सेकंड ऑर्डर ODE के अंदर तो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होने चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इन केस ऑफ डिपेंडेंट सॉल्यूशंस वो भी फिर एक ही होता है, और हमारा जो ये सॉल्यूशन होगा ये हमारा दो इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन नहीं है, ये वाला जनरल सॉल्यूशन नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि ये दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बजाय एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दे रहा है हमें। हाँ, अलबत्ता अगर ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते, ये और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते, तो हम इस तरह फिर जो अपने जनरल सॉल्यूशन को लिख सकते थे। फिर हम क्या करते कि y1 की जगह एक फंक्शन आ जाता, y2 की जगह दूसरा फंक्शन आ जाता, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेके y प्राइम वाली इक्वेशन बना देते, इन दोनों इक्वेशंस के अंदर अपनी इनिशियल कंडीशंस पुट कर दे और हमारे पास c1 और c2 की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो ये हमारे पास जो ना, इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं सेकंड ऑर्डर ODE के, वो क्या होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करते हों। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि हाँ, ये जो हमारे सॉल्यूशन होंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, दे फॉर्म बेसिस। ये क्या बनाते हैं, बेसिस बनाते हैं हमारी। ये जो हमने यहाँ पे बेसिस का लफ्ज़ यूज़ किया ना, बेसिस का मतलब ये है कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिस। ये समझ आई है डिस्कशन, क्योंकि इसके बाद मैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो हमारे फंक्शंस होते हैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ।
हाँ जी, क्लियर है? सर ये आगे जैसे जी सर। सर ये बेसिस वाली लाइन जो भी आपने बताई इसको थोड़ा सा बता दें सर इस बार। हाँ, अगर हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ जाते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, यानी y अगर y1 cos x है तो y2 क्या है, sin x है, ये क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को, जो हमारे पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आए हैं, इनको मिलाकर दोनों को हम क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक हो गया? ठीक है सर। जी सर। यस सर, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। लीनियर अलजेब्रा में हमने पढ़ा था ना वेक्टर स्पेस, उसका हाँ। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लिखते थे हम्म। और फिर बेसिस जब बनाते थे उनकी भी इसी तरह ही बेसिस हाँ, मतलब मिला के। बिल्कुल 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 ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। इनका कैसे पता चले? ये देखो, ये हमारे पास जो है ना कुछ फंक्शंस हैं, f1 ऑफ x, f2 ऑफ x, f3 ऑफ x, f4 ऑफ x एंड सो ऑन अप टू fn ऑफ x। और इनसे एक हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये वाला, ये c1 f1 ऑफ x प्लस c2 f2 ऑफ x प्लस c3 f3 ऑफ x प्लस सो ऑन अप टू cn fn ऑफ x। ये हमने क्या बना लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर तो इस लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर हमारे पास 0 आ रहा है और ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि नॉन ज़ीरो हैं, यानी कोई नंबर होंगे, ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होगा, 3 -11 पॉइंट समथिंग, -71 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे ज़ीरो नहीं हैं। इसके बावजूद इस लीनियर कॉम्बिनेशन की जो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है, 0। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ, अगर इस तरह हो कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है इसका आंसर 0 आ रहा है, लेकिन 0 आने की वजह यह है कि ये C1, C2, C3 अप टू Cn सारे के सारे 0 हैं, तो इस तरह के जो फंक्शंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। दो चीज़ें, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर 0 आ रहा है और ये सारे कांस्टेंट्स जो हैं C1 से लेकर Cn तक, ये सारे के सारे 0 नहीं हैं, तो हमारे फंक्शंस क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका आंसर आ रहा है 0, और 0 आने की वजह क्या है कि C1 से लेकर Cn तक जितने भी कांस्टेंट हैं ये सारे के सारे 0 हैं, इस वजह से 0 आ रहा है, तो हमारे फंक्शंस जो हैं ये क्या कहलाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये तो मैंने यूँ समझ लो कि काइंड ऑफ डेफिनेशन बताई है आपको, डिफरेंस बताया है कि अगर जो है ना 0 किस वजह से आ रहा हो तो हम क्या कहते हैं। इसको समझने के लिए हम कोई से दो फंक्शंस ले लेते हैं, f1 ऑफ x एंड f2 ऑफ x। इन दो को हम लेते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है ना उसको हम जो है ना डिस्कस करते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब ये जो f1 ऑफ x है इसका जो कांस्टेंट है ना, जो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो C1 है, और f2 ऑफ x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो C2 है, और जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ये बन गया हमारे पास C1 f1 ऑफ x प्लस C2 f2 ऑफ x। और हम क्या कह रहे हैं कि C1 और C2 दोनों के दोनों 0 नहीं हैं, या तो C1 जो है उसकी कोई वैल्यू है 0 के अलावा कोई और, या C2 की कोई वैल्यू है जो कि 0 के अलावा कोई और नंबर है। दोनों के दोनों बैक वक्त 0 नहीं हैं। ये भी पॉसिबल है कि दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो हों, ये 3 है, ये -4 है, और ये भी पॉसिबल है कि ये 33 है, ये 0 है, या ये 0 है, ये -18.8 है। तो जो कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों बैक वक्त 0 नहीं हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0। तो ये क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट, एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। तो ये देखो, इसको हम
मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं। अब हम क्या एज्यूम करते हैं कि C1 जो है ना वो ज़ीरो नहीं है, C1 ज़ीरो नहीं है, हम ये एज्यूम करते हैं। ये जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन आ रही है, बनी है, ये हमारे इसमें क्या है कि C1 ज़ीरो नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये जो C2F2 ऑफ x है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -C2F2 ऑफ x। फिर दोनों साइड पर हम किससे डिवाइड कर देंगे, C1 से, तो क्या बन जाएगा, F1 ऑफ x इज़ इक्वल टू -C2 ओवर C1 F2 ऑफ x। ये इस तरह का ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये -C2 डिवाइडेड बाई C1, ये अगेन एक कांस्टेंट नंबर बन जाएगा, वो ये आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ ये देखो ज़रा कि F1 ऑफ x जो है दैट इज़ k टाइम्स F2 ऑफ x। तो ये देखो, ये तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फंक्शंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन का आंसर आ रहा है ज़ीरो और दोनों में से कोई एक, दोनों के दोनों बाय को ज़ीरो नहीं है, तो क्या हो रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस। हमने क्या किया, हमने एज्यूम ये किया कि C1 और C2 दोनों के दोनों ज़ीरो नहीं हैं और साबित क्या किया कि एक फंक्शन दूसरे का क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये हमने साबित किया। अब हम उल्टा लेकर चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है और साबित क्या करेंगे कि कांस्टेंट जो दो हैं C1 और C2, ये दोनों के दोनों बैक वक्त ज़ीरो नहीं हैं, ये हम साबित करेंगे। तो ये देखो F1 ऑफ x इज़ इक्वल टू C टाइम्स F2 ऑफ x, ये क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, ये लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस हमने लिए हैं, F1 ऑफ x और F2 ऑफ x। अब हम क्या करते हैं कि ये F1 ऑफ x जो है, इसको इक्वेशन के जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो एक साइड हमारी ज़ीरो बन जाएगी, ये दूसरे साइड पे जाके क्या बन जाएगा, -F1 ऑफ x। अब -F1 ऑफ x को हम कैसे लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाइड बाई F1 ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, -1 F1 ऑफ x प्लस C2 F2 ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब फ़र्ज़ कर लो कि C2 अगर ज़ीरो भी है तो देखो C1 ज़ीरो नहीं है, वो क्या है, -1। तो हमारे पास C1 इज़ -1, ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या साबित किया कि जब दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हों तो एट लीस्ट एक कांस्टेंट ऐसा होगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। पहले हमने क्या देखा था कि एक कांस्टेंट अगर नॉन ज़ीरो है तो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हैं। फिर हमने क्या देखा कि अगर फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट हों तो एट लीस्ट एक कांस्टेंट ऐसा होगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। ये अब किसकी निशानी हो गई, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की, ये हमने पता लगा लिया। ये समझ आया है? हाँ जी, लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होगा, सिंपली कि हमारे पास ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इसका आंसर ज़ीरो आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। लेकिन ज़ीरो कब आएगा, जब हम ज़बरदस्ती C1 को भी ज़ीरो पुट करें और C2 को भी ज़ीरो पुट करें तो ये ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ ये ज़ीरो नहीं आ सकता, ठीक है। ये लीनियरली हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा। अब ये देखो कि हमारे पास जो है ना, ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पास जो दो फंक्शन दिए हुए हैं ये दोनों फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये कैसे पता चलाएं कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। उसका तरीका तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से डिवाइड करो तो हमारे पास अगर तो कांस्टेंट आ जाता है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर तो ये देखो कि हम अगर करें F1 डिवाइडेड बाई F2 तो वो क्या बनेगा, sin 2x डिवाइडेड बाई sin x cos x। तो ये हम अगर डिवाइड करते हैं तो ये
नॉन ज़ीरो, ये कांस्टेंट नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर और से देखो तो ये जो हमारे पास sin 2x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। वो जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एफ में पढ़ा था ना कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो वही अगर हम इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें f1 ऑफ x के ऊपर, तो ये जो हमारा है sin 2x ही क्या बनेगा, 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x कहाँ है, ये दिया हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि f2 ऑफ x जो है ये जो है हमारे पास f1 ऑफ x जो है ये क्या बन रहा है, 2 टाइम्स ऑफ f2 ऑफ x। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास जो है, इसको हम अगर 2 sin x cos x लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो f1 ऑफ x है ये क्या होगा, 2 टाइम्स f2 ऑफ x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट। तो तरीका यही है कि एक दूसरे के साथ डिवाइड करो, अगर तो कांस्टेंट नंबर आ जाता है, अगर कांस्टेंट मल्टीपल बन जाता है एक सोल्यूशन दूसरे सोल्यूशन का, तो वो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट। अदरवाइज़ अगर हमारे पास डिवाइड करने से कोई फंक्शन ऑफ x आ जाता है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, जो कि हमें चाहिए होते हैं जनरल सोल्यूशन बनाने के लिए। अब उसके बाद हमारी आ जाती है एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6। ये देखो कि एग्जाम्पल 4 के अंदर हमने क्या किया था, जिसमें हमने 2 कांस्टेंट निकाले थे 3 और -0.5। वही वाली एग्जाम्पल को जो ना वो ले रहा है कि हमारी ये जो ODE है ये वाली y डबल प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0, इसके सोल्यूशन क्या हैं, cos x और sin x। तो हमने क्या कर लिया, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। ठीक है, लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने से पहले हमने ये भी तो चेक करना है ना कि ये cos x और sin x जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ये और ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता चले। एक सोल्यूशन को दूसरे से डिवाइड कर दो, बेशक cos x डिवाइडेड बाय sin x कर लो, बेशक sin x डिवाइडेड बाय cos x कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब हम करते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x तो वो क्या बन जाता है, कोटेंजेंट x। दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं और हम इसका जनरल सोल्यूशन इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप यूँ करोगे sin x डिवाइडेड बाई cos x, वो क्या होगा, टेंजेंट x, वो भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हों तो हम अपने जनरल सॉल्यूशन को इस तरह लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम जो है ना अपने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके C1 और C2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 वो कहता है कि वेरीफाई बाई सब्सटीट्यूशन दैट y1 is equal to e to the power x and y2 is equal to e to the power minus x are the solutions to the ODE। ये स्मॉल y होना चाहिए था यहाँ पे, y डबल प्राइम माइनस y is equal to 0। वो कह रहा है कि ये और ये इस ODE के सॉल्यूशंस हैं। वेरीफाई करो, वेरीफाई का क्या मतलब है कि तस्दीक करो, यानी ये उसने बता दिया है कि ये सॉल्यूशन हैं, ये उसने खुद बता दिया, खुद कह रहा है कि आर द सॉल्यूशंस, क्या कि ये दोनों सॉल्यूशन हैं इस ODE के। लेकिन वो साथ में कह रहा है कि मैंने तो बता दिया लेकिन इसको वेरीफाई भी करो। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसको कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह पे, और ये जो फंक्शन एज इट इज़ है वो यहाँ पे पुट करेंगे। इस लेफ्ट हैंड साइड को फिर हम सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता है यानी कि राइट हैंड साइड बन जाती है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये सॉल्यूशन है। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे और जो फंक्शन है ये वाला एज इट इज़ ये यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। अगर तो आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखो कि अगर ये दोनों सॉल्यूशन साबित हो जाते हैं तो क्या इसका क्या मतलब होगा कि इस ODE का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे पर्टिकुलर। लेकिन सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये जो हमने वेरीफाई किए हैं कि ये भी सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्यूशन है, इनको चेक करेंगे कि क्या ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके देखते हैं। ये एग्जांपल 5 जो है ना ये सिंपल मैं बता चुका हूँ कि sin x डिवाइड बाई cos x, ये टेंजेंट x कांस्टेंट नहीं है तो ये
हमारा जो है ना जनरल सोल्यूशन और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। एग्जांपल 6 है जो कि सॉल्व करने वाली है। अब ये देखो कि हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, ये दूसरा सोल्यूशन है, ये ODE है। वेरिफिकेशन करनी है हमने, तो ये हम जो है ना हमारी जो सोल्यूशन है ये वाला ये लेकर चलते हैं। y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव लो, क्या बन जाएगा y1 प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसका अगेन डेरिवेटिव लो, क्या बन जाएगा y1 डबल प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर x। क्यों e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, अगेन e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। अब ये जो है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, इसको हम ODE के अंदर इस जगह पुट करेंगे और ये जो हमारा है इसको इस जगह पुट करेंगे। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ODE इज़ y डबल प्राइम माइनस y डबल प्राइम की जगह e टू द पावर x माइनस ये आ गया और y की जगह e टू द पावर x ये आ गया, माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x कैंसिल, हमारे पास 0 आ गया विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ आवर ODE। इसका क्या मतलब है कि y1 इज इक्वल टू e टू द पावर x इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दिस ODE। अब किसको चेक करेंगे, दूसरे सोल्यूशन को चेक करते हैं हम। y2 क्या है e टू द पावर माइनस x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो y2 प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव -1। तो ये हमारे पास एक दफ़ा डेरिवेशन हो गई। दोबारा डेरिवेटिव लो इसका, तो ये क्या बन जाएगा y2 डबल प्राइम, ये y2 डबल प्राइम इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव -1। वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास e टू द पावर माइनस x बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है y डबल प्राइम माइनस y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम की वैल्यू e टू द पावर माइनस x ये आ गई, ये वाला माइनस ये आ गया, y की जगह y की वैल्यू e टू द पावर माइनस x ये आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ ODE। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो दूसरा सोल्यूशन है ये भी हमने वेरीफाई कर लिया है कि ये सोल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशंस को e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x दोनों को हमने जो ना वेरीफाई कर लिया कि ये वाकई सोल्यूशन है। अब जब हमारे पास वाकई सोल्यूशन है तो क्या इन सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए हम जनरल सोल्यूशन बना सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के ज़रिए? तो वो करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो हम जनरल सोल्यूशन बना लेंगे C1 y1 प्लस C2 y2, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या टेस्ट करेंगे, इनकी डिपेंडेंसी कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अब क्या करो कि y1 डिवाइडेड बाई y2 कर लो, बेशक y2 डिवाइडेड बाई y1 कर लो। हमने यहाँ पे y1 डिवाइडेड बाई y2 किया हुआ है। y1 क्या है e टू द पावर x, y2 क्या है e टू द पावर माइनस x। ये e टू द पावर माइनस x ऊपर जाके क्या बन जाएगा e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x ये बन जाएगा e टू द पावर 2x। दिस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि e टू द पावर x एंड e टू द पावर माइनस x फॉर्म अ बेसिस। बेसिस का क्या मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हों या यूँ कह लो कि बेसिस बन रहे हों हमारे, तो जनरल सोल्यूशन किस तरह लिखा जाता है, y इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशंस C1 y1 प्लस C2 y2। तो y1 क्या है e टू द पावर x, y2 क्या है e टू द पावर माइनस x। अब हम इसका एक डेरिवेटिव ले लेते हैं। y का डेरिवेटिव y प्राइम, C1 e टू द पावर x का डेरिवेटिव C1 e टू द पावर x, C2 e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव C2 कांस्टेंट है एज इट इज़ आ जाएगा, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव -1। वो माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस बना देगा। अब देखो हमारे पास विदाउट डेरिवेटिव वाली इक्वेशन भी है, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन भी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर हम पुट करेंगे अपनी इनिशियल कंडीशन, ये वाली, ये और दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनको फाइंड कर लेंगे हम। x कितना है 0, y 6 है और y प्राइम -2 है। तो ये देखो y एट 0 इज इक्वल टू 6, तो x 0 है, y क्या है 6 है। इसको हम पुट करते हैं, देखो ज़रा अपनी इक्वेशन के अंदर x 0 y 6।
ये कितना होगा 6, और x क्या है 0, e टू द पावर 0 1, 1 इंटू C1 C1, फिर e टू द पावर 0 1, 1 इंटू C2 C2, तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6। तो ये देखो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 6। उसके बाद y प्राइम एट 0 इज इक्वल टू -2, इसको हम यूज़ करते हैं, ये y प्राइम कितना है -2 0 पे, तो ये देखो ये -2 बन जाएगा, e टू द पावर 0 1 इंटू C1 C1 माइनस e टू द पावर 0 1, 1 इंटू C2 C2, तो C1 माइनस C2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो C1 2 आ जाता है और C2 4 आ जाता है, C1 2 और C2 4। ये C1 और C2 की वैल्यूज़ कहाँ पुट करेंगे, जनरल सोल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2e टू द पावर x प्लस 4e टू द पावर -x। ये हमारा क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास ODE गिवन हो, ठीक है, और उसका एक सोल्यूशन नोन हो, एक सोल्यूशन हमें पता है या तो देखकर हमें इक्वेशन को पता चल जाता है अगर बहुत सिंपल से इक्वेशन हो, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम जो हमें दिया जाता है उसके अंदर हमें बता दिया जाता है कि इसका एक सोल्यूशन तो ये है। मिसाल के तौर पर अगर ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर एक सोल्यूशन x है, एक सोल्यूशन क्या है x, दूसरा फाइंड करना है। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि एक सोल्यूशन गिवन हो और सिर्फ दूसरा फाइंड करना है, बस पहला नहीं फाइंड करना, पहला तो गिवन है, सिर्फ दूसरा सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ये टेक्निक यूज़ करेंगे और दूसरा सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब ये देखो कि हमारे पास जो एक सोल्यूशन है इसका ODE का, वो क्या है x। तो दूसरा सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u टाइम्स द फर्स्ट सोल्यूशन। फर्स्ट सोल्यूशन क्या है x है, तो ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू ux, इससे शुरू करना है हमने प्रॉब्लम को, सोल्यूशन को। तो यूँ कह लो कि y2 इज़ इक्वल टू u टाइम्स y1, यानी सेकंड सोल्यूशन इज़ इक्वल टू u मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट सोल्यूशन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है ना क्या बन जाता है, ये हमारे सेकंड सोल्यूशन है। अब हम इसको जो ना सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये y इज़ इक्वल टू ux, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, तो y प्राइम इज़ इक्वल टू u, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव 1, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ हुआ है ऑलरेडी। अगेन डेरिवेटिव लो, y प्राइम का डेरिवेटिव y डबल प्राइम, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव 1, वो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, प्लस u का डेरिवेटिव u प्राइम। अब सिंप्लीफाई करते हैं, u डबल प्राइम x ये आ गया, और u प्राइम प्लस u प्राइम ये क्या बन जाएगा 2u प्राइम। अब हमारे पास देखो, हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन यानी y भी मौजूद है, y प्राइम भी मौजूद है और y डबल प्राइम भी मौजूद है। ये तीनों के तीनों हम कहाँ पुट करेंगे, अपनी ODE के अंदर। y की जगह ux, y प्राइम की जगह y प्राइम की वैल्यू और y डबल प्राइम की जगह y डबल प्राइम की वैल्यू। अब ये देखो x स्क्वायर्ड माइनस x, ये आ गया x स्क्वायर्ड माइनस x। अगली चीज़ क्या है y डबल प्राइम, तो ये देखो y डबल प्राइम क्या है u डबल प्राइम x प्लस 2u प्राइम, ये आ गया। फिर माइनस x, ये आ गया माइनस x। y प्राइम ये है u प्राइम x प्लस u, तो ये आ गया u प्राइम x प्लस u, प्लस y, तो ये देखो
y क्या है, यू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स है, ये हम अंदर तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, ये जो एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स है, इसको पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो, एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स यू डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू 2 यू प्राइम। फिर उसके बाद ये जो हमारा x है, इसको हम पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी से भी। तो ये बन जाएगा u प्राइम एक्स स्क्वायर्ड, u प्राइम एक्स स्क्वायर्ड और ये u x। उसके बाद ये जो लास्ट टर्म है प्लस यू एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस यू एक्स और माइनस यू एक्स ये हमारे क्या हो गए, कैंसिल। ठीक है। तो दूसरे हम क्या करते हैं अब कि ये दो टर्म तो 0 हो गई, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये बच जाएगा हमारा। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स यू डबल प्राइम एक्स ये आ गया। ये जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स, इसमें से हम x कॉमन निकाल लेते हैं। ये बाहर कॉमन निकालिए, अंदर क्या बनेगा, x माइनस 1 ये आ गया, 2u प्राइम ये आ गया, माइनस यू प्राइम एक्स स्क्वायर्ड, तो माइनस यू प्राइम एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इसको थ्रू आउट x से डिवाइड कर दो। जब हम पहली टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास। इस टर्म को जब x से डिवाइड करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 1 इंटू 2u प्राइम बन जाएगा। इसको जब x से डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म को, तो ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल पावर के अंदर, इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई। ये वाला जो 2u प्राइम है, इसको x से भी मल्टीप्लाई कर दो और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 2u प्राइम x माइनस 2u प्राइम माइनस u प्राइम x। अब ये देखो, ये भी u प्राइम x है और ये भी u प्राइम x है, इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1 u प्राइम x। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ गई और ये जो माइनस 2u प्राइम है ये आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट टर्म अगेन एज इट इज़ आ गई। ये जो हमारे पास सेकंड और थर्ड टर्म है, इसमें से हम u प्राइम को क्या निकाल लेते हैं, कॉमन, तो अंदर क्या बन जाएगा, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू यू प्राइम इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि यहाँ तक समझ आई है? हाँ जी, समझ आई है? यस सर। ओके। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा u प्राइम है ना, ये v है। हम ये सपोज करते हैं कि u प्राइम जो है ये क्या है, v। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये u डबल प्राइम बन जाएगा और ये v प्राइम बन जाएगा। u डबल प्राइम इज इक्वल टू v प्राइम। अब u डबल प्राइम की जगह v प्राइम और u प्राइम की जगह v, u डबल प्राइम की जगह v प्राइम और u प्राइम की जगह v, तो एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स वी प्राइम प्लस एक्स माइनस 2 वी। ये देखो, एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स वी प्राइम प्लस एक्स माइनस 2 इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये देखो कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर ODE थी और ये कन्वर्ट हो गई फर्स्ट ऑर्डर ODE के अंदर। ऑर्डर रिड्यूस हो गया, तो यही तो मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। हमने ऑर्डर को ही रिड्यूस कर दिया, सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लिया है हम। अब क्या करो, वेरिएबल सेपरेट करो। वेरिएबल सेपरेट करने के लिए ये वाली जो साइड है, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाओ, ये माइनस बन जाएगी और ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ यहाँ पे आई हुई है। v प्राइम का क्या मतलब है, dv बाई dx। अब जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, v वाली सारी टर्म्स एक तरफ, x वाली एक तरफ, तो ये वाला v जो है ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर लाओगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास dv ओवर v बन जाएगा। ये वाली x टर्म्स और ये वाली x ये दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। अब
नेक्स्ट क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है ये एज इट इज़ चलेगी, राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड डी वी ओवर वी इज़ इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको हम इस x से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा -x + 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये देखो -x + 2, और ये जो हमारे पास नीचे दिया हुआ ये x² - x, इसमें से क्या किया, x कॉमन निकाल लिया तो अंदर बन जाएगा x - 1। देखो x कॉमन निकाल लिया और ये क्या आ गया, x - 1। अब ये वाला -x ये आ गया, ये +2 ये आ गया। हमने क्या किया, एक x जो है ना वो सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और एक x ऐड भी कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। अगेन क्या बन जाएगा, -x + 2, यही वाला दोबारा बन जाएगा। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे दो नेगेटिव x हैं इनको इकट्ठा कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, -2x। इस x को हमने पहले लिख लिया और ये -2x ये आ गया और ये 2 ये आ गया। अब इन दोनों में से 2 -2 को कॉमन ले लो इन दोनों के अंदर से, तो -2 कॉमन आ गया, अंदर बन जाएगा x - 1, तो ये x - 1। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह भला, कि जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम होता है ना असल में, इसको हम सेपरेट कर देते हैं इसके साथ और इसके साथ, तो ये एक बन जाएगा x ओवर x इंटू x - 1 और दूसरा बन जाएगा -2 इंटू x - 1 ओवर x इंटू x - 1, यानी कि हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। तो देखो ये और ये दो टर्म आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 ओवर x - 1 ये आ गया, और यहाँ पर x - 1 और x - 1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, -2 ओवर x ये आ गया। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पर, इसका भी इंटीग्रल, इसका भी और इसका भी, तो ये हमने इंटीग्रल ले लिया। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करो, तो 1 ओवर v का इंटीग्रल क्या होता है, log v। 1 ओवर x - 1 का इंटीग्रल log ऑफ x - 1, 1 ओवर x का log x, तो ये देखो log v log x - 1 -2 log x। log के रूल्स यूज़ करो, 2 क्या बन जाएगा, x की पावर बन जाएगा, तो -log ऑफ x² बन जाएगा। log a - log b log a ओवर b बन गया हमारे पास। अब दोनों साइड पर एंटी लॉग यानी कि जो इन्वर्स फंक्शन है वो अप्लाई करो, तो ये v बन जाएगा और ये x - 1 ओवर x² ये बन गया। अब ये v आ गया हमारा, यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर को सेपरेट करो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, तो ये फर्स्ट टर्म ओवर x² माइनस सेकेंड टर्म ओवर x², सॉरी ये आ गया हमारे पास 1 ओवर x और -1 ओवर x²। अब ये v जो है ये क्या था हमारा, ये हमने लिया था u प्राइम इज इक्वल टू v, जब ऑर्डर रिड्यूस करने के लिए हमने यूज़ किया था वो था u प्राइम इज इक्वल टू v, तो v की जगह क्या आ जाएगा u प्राइम, तो u प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x²। तो ये देखो u प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x²। अब u प्राइम क्या है, du ओवर dx, ये एज इट इज़ आ गया। dx को दूसरी साइड पर ले जाओ यानी कि वेरिएबल सेपरेट करो, तो ये du रह जाएगा और dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन गई। अब अगेन क्या करो, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रल पहली टर्म का इंटीग्रल और दूसरी टर्म का इंटीग्रल, du का इंटीग्रल u 1 ओवर x का log x माइनस x टू द पावर -2 का -1 ओवर x बन जाएगा, इसका पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, वो वाला रूल यूज़ करेंगे, तो ये -1 ओवर x बन जाएगा। तो ये देखो u इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 ओवर x। अब ये u है, हमें क्या चाहिए, हमें तो y चाहिए, क्यों, हमारी ODE थी y डबल प्राइम y प्राइम y, तो सोल्यूशन किस में आना चाहिए, y के अंदर। ये तो एज अ फंक्शन ऑफ y के बजाय एज अ फंक्शन ये u है हमारे पास, u को हमने अब कन्वर्ट करना है y के अंदर, फाइनल स्टेप हमारा रह गया।
तो हमने क्या लिया था कि सेकंड सॉल्यूशन इज इक्वल टू u टाइम्स दी फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब u की जगह क्या करेंगे, u की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा log x प्लस 1/x, और ये वाला x ये आ गया। इस x को पहली टर्म से भी मल्टीप्लाई करो तो दूसरी से भी कर दो, तो ये बन जाएगा x log x प्लस 1। ये देखो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन। ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। सर आसिम साहब लेक्चर आ गया, वो बुला रहे हैं। चलो ठीक है, ये जो ना मैंने सोल्यूशन तो समझा दिया, इसको मैं मज़ीद डिटेल से जो ना इसको समराइज़ करूँगा अगले लेक्चर के अंदर। लेकिन अगला लेक्चर कब होगा, 1:45 पे आज। ठीक है, ओके सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर 2 बजे के बाद कर दें, 2 बजे जमात होती है। 2 बजे जमात होती है, 2:15 बजे कर लें। आज के टाइम सर थोड़ा चेंज कर देगा। चलो ठीक है, 2:15 बजे, 2:30 बजे सबके लिए ओके। चलो जी 2:30 बजे कर लेते हैं, ओके जी जी ठीक है सर। ओके जी, 2:30 बजे फिर दोबारा हम जो ना इंशाल्लाह मिलते हैं। चलो ओके सर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।